यदि कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन में किसी अन्य व्यक्ति के साथ कॉल को रिकॉर्ड करता है, तो क्या वह कॉल रिकॉर्डिंग किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस में एडमिसिबल है? आजकल हर स्मार्टफ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी रहती है। इसके लिए काफ़ी सारी फ्री ऐप्स भी अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे लोग फैमिली डिस्प्यूट के मामले में, कमर्शियल डिस्प्यूट्स के मामले में या फिर अन्य किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स के मामले में अपनी टेलीफोन कॉल्स को अपने मोबाइल फ़ोन पर अक्सर रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर इस प्रकार की कॉल रिकॉर्डिंग्स क्या किसी अदालत में किसी केस में एडमिसिबल हैं या फिर उनको किस प्रकार की वेटेज दी जाती है, यह प्रश्न अक्सर उठता है। सबसे पहले तो यह जान लें कि आजकल मोबाइल फ़ोन में जो आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कैटेगरी में आता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जनरली कोर्ट में एडमिसिबल रहता है। कुछ साल पहले एविडेंस एक्ट को अमेंड कर उसमें सेक्शंस 65A और 65B इंसर्ट किए गए थे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से डील करते हैं। किसी केस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करने की मेथोडोलॉजी तथा लीगल प्रोविजंस इन दो सेक्शंस में दिए गए हैं। बट लेट मी टेल यू, आज के करीब 35-40 वर्ष पहले ही, जबकि मोबाइल फ़ोन्स का इजाद भी नहीं हुआ था, 1973 में RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा था कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अगर वॉलेंट्री है और उनको रिकॉर्ड करने के लिए किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की गई है, तो इस प्रकार की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अगर टेप रिकॉर्ड की गई हैं तो वो एविडेंस में एडमिसिबल रहती हैं। RM मलकानी के इस केस में कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड की गई थी तथा सामने वाली पार्टी को यह पता नहीं था कि उसकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर सामने वाली पार्टी को यह पता नहीं भी है कि उसकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन यदि वह कन्वर्सेशन वॉलेंटरली रिकॉर्ड की गई है तथा उसमें सामने वाली पार्टी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया, कोई कोर्शन यूज़ नहीं किया गया तथा यह कन्वर्सेशन एक फेयर मैनर में रिकॉर्ड की गई है, तो फिर इस प्रकार की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की जो टेप रिकॉर्डिंग है वह एविडेंस में एडमिसिबल है। लेकिन इस प्रकार के कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए किसी प्रकार की फोर्स या फिर कंपल्शन यूज़ किया नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार किसी इंसिडेंट का फोटोग्राफ एक रेलेवेंट एविडेंस है, उसी प्रकार से किसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का जो टेप रिकॉर्डिंग है वह भी रेलेवेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को एडमिसिबल बनाने के लिए 3 कंडीशंस है। सबसे पहली बात तो वह रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन जो भी मैटर है उससे रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें जो भी वॉइसेस हैं, जिसकी भी आवाज़ है, वह आवाज़ उसी व्यक्ति की है, यह आइडेंटिफाई होना चाहिए। और तीसरी बात, जो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है वह एक्यूरेट होनी चाहिए तथा टेप रिकॉर्ड को किसी प्रकार से मैनिपुलेट किया हो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी रिकॉर्डिंग की गई है उसमें किसी प्रकार का टेम्परिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, बाद में एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट होने के कारण सेक्शंस 65A तथा 65B के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव किया जा सकता है। इस संबंध में 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अनवर वर्सेस बशीर के केस में यह काफ़ी क्लियर किया कि किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करने के लिए 2 प्रकार के मेथड्स हैं। पहला मेथड तो यह है कि जो ओरिजिनल डिवाइस है, जैसे अगर आपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया है, उसकी मेमोरी चिप में रिकॉर्ड किया है, तो फिर वह मोबाइल फ़ोन या फिर मेमोरी चिप ओरिजिनल रूप में कोर्ट में प्रोड्यूस करें, वह उस एविडेंस का प्राइमरी एविडेंस है। तो अगर आपने उस ओरिजिनल डिवाइस को ही कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करने के लिए, तो वह प्राइमरी एविडेंस के रूप में कोर्ट में एडमिसिबल है। और उसी स्थिति में सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट के सर्टिफिकेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप ओरिजिनल एविडेंस को, यानी जो ओरिजिनल डिवाइस है जिसमें आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया है,
वह अगर आप कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सेक्शन 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट के अनुसार सेकेंडरी एविडेंस को, जिसमें उस कन्वर्सेशन की कॉपी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर इवन पेपर फॉर्म में, आप कोर्ट में प्रोड्यूस करके और सेक्शन 65B के अनुसार जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो सर्टिफिकेट देकर, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि किस प्रकार से उस एविडेंस के साथ कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं हुई है तथा कौन सी डिवाइस उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कॉपी रिकॉर्ड करने में यूज़ की गई है वगैरह वगैरह। तो सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट के साथ आप उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस एविडेंस को भी कोर्ट में एडमिसिबल माना जाता है। मैं दोबारा फिर शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। पहला मेथड किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करने के लिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन कन्वर्सेशन को, पहला मेथड है उस ओरिजिनल डिवाइस को ही कोर्ट में प्रोड्यूस करें जिस डिवाइस में वह कॉल रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम की गई थी। और दूसरा मेथड है कि आप उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस करें, लेकिन उसके लिए आपको सेक्शन 65B का जो प्रोसीजर है वह फॉलो करना पड़ेगा तथा सेक्शन 65B के अनुसार जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है वह सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप किसी मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग को प्रूव कर सकते हैं तथा मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में एडमिसिबल हो सकती है। यहाँ पर मैं यह भी बता दूँ कि किसी एविडेंस की कोर्ट में एडमिसिबिलिटी एक इशू है, लेकिन दूसरा इशू यह आता है कि वह एविडेंस कितना वैल्यूएबल है, उसके साथ में कितना वेट अटैच किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, यानी वह एविडेंस रिलायबल है या फिर नहीं। तो इसमें अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो उसमें प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि क्या वह कॉल रिकॉर्डिंग जेन्युइन है, क्या वास्तव में वह कन्वर्सेशन हुई थी या बाद में उसको मैनिपुलेट करके मैन्युफैक्चर किया गया है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, या किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आपने कोई फेक रिकॉर्डिंग की है। तो यह सब प्रश्न उस कॉल रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा एनालिसिस करके प्रूव की जा सकती है अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो। और साथ ही साथ उस व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन से आपके फ़ोन पर वह कॉल आई या फिर आपने अपने मोबाइल फ़ोन से उस व्यक्ति के फ़ोन पर कॉल की, इसका उस कंसर्न मोबाइल फ़ोन कंपनी के कॉल रिकॉर्ड से भी आपको एविडेंस मिल सकता है। तो फिर हम यह कह सकते हैं कि यदि आपने अपने मोबाइल फ़ोन से किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया है तो वह कॉल रिकॉर्डिंग एडमिसिबल होती है, लेकिन उसकी कितनी वैल्यू कोर्ट द्वारा दी जाती है, यानी वह एविडेंस कोर्ट द्वारा रिलायबल माना जाता है या नहीं, यह कुछ अन्य बातों पर डिपेंड करेगा जो कि मैंने अभी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है।